मिथिला नरेश के दरबार में जब कोई विशेष कार्य न होता या जब महाराज को मनोरंजन की लालसा होती, तब सभी औपचारिकताएं पीछे छूट जाती और दरबारियों को मुक्त होकर कुछ भी कहने और सुनने की पूरी छूट मिलती। दरबार में पलटू झा नामक एक दरबारी थे, जो गोनू झा से उम्र में बड़े और महाराज के प्रिय थे। यद्यपि गोनू झा के दरबार में बढ़ते प्रभाव से वे अंदर ही अंदर जलते थे, परंतु बाहरी रूप से उनकी तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। दरबार में एक आम धारणा थी कि पलटू झा से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है, ना उनकी मित्रता में भला, ना उनकी शत्रुता में। दरबारी उन्हें चालाक और दोहरा स्वभाव रखने वाला मानते थे और उनकी पीठ पीछे उन्हें दो मुंहा सांप कहकर पुकारते थे। वहीं गोनू झा की विलक्षण बुद्धिमत्ता से भी दरबारी अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते, क्योंकि उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण वे अन्य पुराने दरबारियों से आगे बढ़कर महाराज के प्रिय पात्र बन चुके थे। शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरता जब गोनू झा की चतुराई की दरबार में चर्चा न होती। गोनू झा और पलटू झा दोनों की चर्चा दरबार में अक्सर होती रहती और कभी कभी दरबारियों के बीच यह प्रश्न भी उठता कि यदि इन दोनों में कोई टकराव हो तो किसकी विजय होगी। लेकिन दोनों ही कभी आपस में सीधे भिड़ने से बचते रहते। यह बात सत्य है कि समान बुद्धि वाले ज्ञानी भिन्न विचारधारा होने के बावजूद आपस में संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने अपने काम में तल्लीन रहते हैं और निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा अवसर आया जब पलटू झा ने गोनू झा को एक चुनौती दे दी, जिसे गोनू झा ने स्वीकार करना ही उचित समझा। मामला यह था कि उस दिन महाराज दरबार में आते ही हल्के फुल्के चुटकुलों और कहानियों की बातें करने लगे। दरबारी समझ गए कि आज का दिन मनोरंजन का है और वे भी उसी रंग में रंग गए। दरबार में हंसी मजाक का माहौल बन गया और औपचारिकताएं कहीं पीछे छूट गई। तभी अचानक पलटू झा ने हंसी हंसी में एक तंज कस दिया। अरे भाइयों, हम सभी गोनू झा की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि गोनू झा सुराही में कोहरा भर लाए तब मैं उनकी चतुराई को सच में मान लूंगा। महाराज को लगा कि अब गोनू झा अपनी बुद्धि के घमंड में शेखी बघार रहे हैं। उन्हें लगा कि गोनू झा को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखकर ही कुछ बोलना चाहिए, बड़बोलेपन से बचना चाहिए। मिथिला नरेश ने उन्हें टोका। पंडित जी, कोहरा कोहरा होता है, पानी या आता नहीं है कि आप सुराही में भर लें। गोनू झा उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कोहरा हम उपजाते हैं, कोहरे की प्रकृति हम जानते हैं, तभी यह कह रहे हैं कि यदि आप आदेश करें तो सुराही में कोहरा भरकर दिखा दूं। गोनू झा और महाराज के बीच के वार्तालाप सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। पलटू झा ने तो यूं मजाक मजाक में वह बात कह दी थी और दरबार में वही बात एक संजीदा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह सब देखकर वे भी सकते में आ गए। महाराज को गोनू झा की बातें अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि गोनू झा दंभ में आकर वह बात कह रहे हैं जो असंभव है आज, वह कल भी असंभव ही रहेगा। भला सुराही के छोटे से मुंह से कोहरा कैसे घुस सकता है सुराही में? न भूतो न भविष्यति, ऐसा हो ही नहीं सकता, महाराज ने सोचा। उन्होंने गोनू झा पर गंभीर दृष्टि डाली तो देखा कि गोनू झा अब भी मुस्कुरा रहे हैं। गोनू झा की मुस्कान से महाराज उद्वेलित हो उठे। उनके मन में विचार उठा, यह कुटिल मुस्कान, गोनू झा को उनके दंभ की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गोनू झा से गंभीर स्वर में पूछा, तो पंडित जी, आप अब भी कह रहे हैं कि सुराही में कोहरा भरा जा सकता है? दरबारीगण महाराज की गंभीरता से सन्नाटे में आ गए, लेकिन वे मन ही मन खुश थे कि गोनू झा अब महाराज का कोपभाजन बनने वाले हैं। गोनू झा अपनी उसी सहजता में बोले, जी हाँ महाराज, अभी कोहरा फलने का मौसम भी है, मुझे 3 माह का अवसर दे तो मैं यह काम करके दिखा दूं। महाराज ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया तथा घोषणा की कि आज से ठीक 3 माह बाद गोनू झा दरबार में कोहरे से भरी सुराही प्रस्तुत करेंगे। यदि वे नहीं कर पाएंगे तो दंड के भागी होंगे। इस गंभीर घोषणा के बाद उस दिन महाराज दरबार से उठ गए। दरबारी मन ही मन खुश थे, गोनू झा पर सामत आने वाली है। दूसरे दिन से दरबार सामान्य ढंग से चलने लगा। गोनू झा भी सामान्य और सहज थे। पलटू झा और अन्य दरबारी उनके चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं देखकर असमंजस में थे। फिर भी उन्हें लग रहा था
कि 3 माह बाद गोनू झा निश्चित रूप से दंडित होंगे। सुराही में कोई कोहरा डाल सकता है भला? देखते देखते 3 महीने बीत गए। दरबार में किसी दरबारी ने महाराज को याद दिलाया, महाराज, आज ठीक 3 महीने पूरे हो गए। आज गोनू झा हम लोगों को सुराही में कोहरा भरकर दिखाने वाले थे। महाराज को 3 महीने पहले की घटना याद हुई और उन्होंने गोनू झा से पूछा, क्यों पंडित जी? महाराज आगे कुछ बोल पाते कि गोनू झा ने अपने आसन से उठकर पूरी विनम्रता के साथ कहा, एक सुराही में कोहरे की बात थी महाराज, मुझे याद है। एक की जगह मैं दरबार में 10 बड़ी सुराहियों में भरे कोहरे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक महाराज के लिए भेंट स्वरूप, एक भाई पलटू झा के लिए भेंट स्वरूप। शेष कोहरे वाली सुराही महाराज की इच्छा पर 4 विशेष प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है या किसी विशेष अवसर पर किसी मेहमान को उपहार स्वरूप भेंट में दी जा सकती है। महाराज गोनू झा के उत्तर से चकित हो गए और उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, लेकिन कब? गोनू झा ने कहा, महाराज बैलगाड़ी में 10 सुराहियां ला दे, हमारे आदमी पहुंचने वाले ही होंगे। दरबार में सनसनी पैदा हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे को चकित दृष्टि से देख रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी ही देर में द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि गोनू झा के घर से एक बैलगाड़ी आई है जिस पर सुराही लदी है तथा उस बैलगाड़ी के साथ आए लोग सुराहियां दरबार में लाना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें दरबार में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। थोड़ी ही देर बाद सभी दरबारियों ने देखा 10 आदमी अपने कंधों पर सुराही उठाए दरबार में पहुंचे। महाराज के पास आकर उन्होंने सुराहियां रख दी तथा उन्हें प्रणाम कर दरबार से बाहर हो गए। गोनू झा अपने आसन से उठे और सबसे बड़ी सुराही को पूरी ताकत से उठाकर धीरे धीरे चलते हुए महाराज के पास आए और उसे महाराज के आसन के पास रखते हुए बोले, महाराज, यह सबसे बड़ा कोहरा आपके लिए। महाराज ने महसूस किया कि गोनू झा का दम फूल रहा है, शायद भार उठाने के कारण। महाराज ने सुराही को देखा। सुराही के मुंह के पास कोहरे की बेल का कटा हुआ हिस्सा था। महाराज ने उसे छूकर देखा, अभी ताजा था। उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की तो वह बेल सुराही से थोड़ा सा खींचा, लेकिन उसके बाद सुराही हिलने लगी। महाराज ने सुराही का मुंह पकड़कर एक हाथ से उठाने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि सुराही को उठाना आसान नहीं है। तभी एक सुराही गोनू झा पलटू झा के आसन तक ले गए और बोले, पलटू भाई, ये आपके लिए। दरबार में उपस्थित सभी जन बड़ी उत्सुकता से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। किसी ने इसे एक विचित्र पहेली करार दिया। तभी गोनू झा ने मुस्कुराते हुए दरबारियों को आमंत्रित किया कि वे सभी आगे आकर स्वयं अपनी आंखों से देख लें कि सुराहियों में वास्तव में कोहरा भरा है या नहीं। दरबारियों ने एक एक करके सुराही का निरीक्षण किया। किसी को भी कोई चालबाजी नजर नहीं आई। फिर भी एक दरबारी ने संदेह जताते हुए पूछा कि यह कैसे साबित होगा कि सुराही के भीतर सचमुच कोहरा ही है? गोनू झा ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसे। ये कहते हुए उन्होंने एक सुराही उठाई और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। सुराही चकनाचूर हो गई और उसके भीतर से कोहरे की आकृति का बादल निकल आया, मानो वह उसी में कैद था। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन दरबार में उपस्थित उपहास करने को उत्सुक लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे इस चमत्कार के पीछे का रहस्य पूछने का साहस कर सके। महाराज ने दरबार में गोनू झा के इस अद्वितीय कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दरबार की समाप्ति के बाद महाराज ने गोनू झा को पास बुलाया और कहा, पंडित जी, सच कहूं तो मुझे यह विश्वास नहीं था कि आप सचमुच सुराही में कोहरा भरकर दिखा सकते हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप केवल गर्व में आकर यह दावा कर रहे थे। गोनू झा के चेहरे पर हल्की सी विनम्र मुस्कान तैर गई और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह आभास था, नहीं तो आप दरबार में मेरे लिए दंड की घोषणा न करते। महाराज कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, पंडित जी, अभी भी यह समझ में नहीं आया कि आपने यह अद्भुत कार्य कैसे कर दिखाया। गोनू झा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर के आंगन में कोहरे की लतर पहले से लगी हुई थी। पक जाने के बाद कोहरा कई महीनों तक न तो सड़ता है और न सूख कर खराब होता है। हम लोग भविष्य में उपयोग के लिए इसे सहेज कर रखते हैं। जब मुझे सुराही में कोहरा भरने की आज्ञा मिली
तो मैंने जाकर देखा कि लताओं पर 20 कोहरे की बत्तियां लग चुकी थी। मैंने तुरंत 20 सुराहियां मंगवाई और कोहरे की लताओं को सावधानी पूर्वक मोड़कर बत्तियों सहित सुराही में डाल दिया। 3 महीने तक मैंने उन लताओं की देखभाल की, उन्हें पानी और खाद दिया। परिणाम स्वरूप 15 बत्तियां कोहरे में परिवर्तित हो गई और 5 मुरझाकर सूख गई। उन 15 में से 10 कोहरे की सुराहियां मैंने आपके दरबार में पेश की, जिससे मैं दंडित होने से बच गया। गोनू झा की बात सुनकर मिथिला नरेश के चेहरे पर एक लज्जित मुस्कान आ गई। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, पंडित जी, आपकी चतुराई और मेधा की जितनी सराहना की जाए वह कम है। गोनू झा का हास परिहास और लोगों को अनूठे ढंग से सीख देने का स्वभाव केवल दरबार में ही नहीं, बल्कि उनके निकट संबंधियों और मित्रों के बीच भी विख्यात था। एक बार उनकी शरारत का शिकार उनकी पत्नी ही बन गई। एक संध्या जब गोनू झा किसी भोज में सम्मिलित होने के लिए सज धज रहे थे, उन्होंने गुलाबी रंग की धोती, रेशम का कुर्ता पहना और लट्ठे का गमछा कंधे पर रख लिया। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों को संवारते हुए खुद को निहार रहे थे कि तभी उनकी पत्नी कमरे में आ गई। गोनू झा को इस तरह सजा हुआ देख पंडिताइन ने चुटकी ली। लगता है किसी को मंत्रमुग्ध करने की तैयारी हो रही है। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही समझी। अब जरा वह कान का जेवर, कनौसी ले आओ, कान कुछ सोना लग रहा है। पंडिताइन ने चिंतित होकर कहा, अरे पंडित जी, भोज में जाने के लिए इतनी सज धज की क्या जरूरत? जमाना बड़ा खराब है, चोर उचक्कों की कमी नहीं है। सोने की आधी भरी कनौसी पहनकर रात को लौटना मुनासिब नहीं होगा, कहीं कोई बुरी नजर डाल दे तो। पंडिताइन की यह आशंका सुनकर गोनू झा के चेहरे पर खींच आ गई। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, जाओ और कनौसी लाओ। अब तो मैं यह पहने बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी नहीं, उस आधे तोले सोने की फिक्र है। यही तुम्हारा मुझसे स्नेह है। तुम इस बात की चिंता नहीं कर रही कि रात को मुझे कहीं बिच्छू या सांप काट ले, लेकिन तुम्हें आधे तोले सोने का डर है। पत्नी के लिए यह प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उसे समझ में नहीं आया कि गोनू झा उसकी बात का यह अर्थ निकाल लेंगे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए स्नेह भरे स्वर में कहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी चिंता क्यों नहीं होगी? सांप बिच्छू काटे आपके दुश्मनों को, आप रहेंगे तो घर में सोने की कोई कमी नहीं होगी। ये लीजिए कनौसी, पहन लीजिए। मैंने तो बस यूं ही आपको सचेत करना चाहा था कि समय का हाल ठीक नहीं है। गोनू झा ने बीच में ही पंडिताइन की बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गया। अब तुम्हें दिखा के मानूंगा कि तुम्हें मेरी चिंता है या कनौसी की। गोनू झा की आवाज में तलखी भांप कर पंडिताइन चुप रह गई। गोनू झा ने अपने कानों में कनौसी डाली और चल पड़े भोज खाने। देर रात सकुशल लौट आए। आम रातों की तरह उस रात पंडिताइन सोई नहीं, जाग कर गोनू झा की प्रतीक्षा करती रही। पंडिताइन की मंशा थी कि वह गोनू झा को दिखाए कि वाकई वह गोनू झा की चिंता करती है, मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, लो देख लो, दोनों कान में कनौसिया सुरक्षित है। अब जाओ और चैन से सो जाओ। पंडिताइन गोनू झा की बात सुनकर भौचक रह गई। कहां तो वह अपना पति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए जागरण मंत्र का सहारा लिया था, और कहां उसकी चेष्टा गोनू झा की दृष्टि में कनौसी प्रेम बनकर उभरा। बेचारी पंडिताइन से कुछ भी कहते नहीं बना और वह जाकर सो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोनू झा प्रायः अपनी पत्नी को कहीं से भी लौटकर ये कहते हुए छेड़ते, देख लो कनौसी सुरक्षित है। बेचारी पंडिताइन उनके कटाक्ष से मर्माहत होती और अपने को मन ही मन कोसती कि न जाने किस मुहूर्त में उसके मुंह से कनौसी वाली बात निकल पड़ी। एक दिन सुबह का उजाला फैलते ही गोनू झा को बिस्तर से न उठता देखकर पंडिताइन उनके पास गईं। गोनू झा का शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। बहुत प्रयास के बावजूद जब गोनू झा नहीं जागे तो पंडिताइन बिलख बिलख कर रोने लगी। पड़ोसी और आसपास के लोग भी जमा हो गए। हर किसी ने गोनू झा के निर्जीव पड़े शरीर को देखा और तय कर लिया कि वे इस संसार से विदा हो चुके हैं। अंतिम विदाई के लिए आर्त विलाप के बीच सबने जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करने का परामर्श दिया। उन्होंने दुखित लोगों को सांत्वना दी कि इस जगत में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। कोई पहले जाता है तो कोई पीछे,
अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई। स्नान और चंदनादि का लेप लगाने की परंपरा निभाई जा रही थी। पंडिताइन अपने आंसुओं से भरी आंखों से यह दृश्य देख रही थी। जैसे ही गोनू झा को कफन ओढ़ाने का समय आया, पंडिताइन ने सुबकते हुए कहा, देखो, उनके कान में अभी भी कनौसी है, उसे निकाल दो। इन शब्दों के निकलते ही अचानक गोनू झा पूरे जोश के साथ उठ बैठे। वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और विस्मय झलकने लगा। गोनू झा ने बैठते ही हाक लगाई, क्यों पंडिताइन, कनौसी चाहिए? पंडिताइन का हृदय, जो पहले दुख से व्यथित था, अब शर्म से गड़ा जा रहा था। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पंडिताइन, शरीर नश्वर है, यह तो मिट ही जाता है, लेकिन वस्तुएं शाश्वत है, चाहे जिस रूप में हो। तुम्हारी चिंता में कुछ भी अनुचित नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पंडिताइन की भावनाएं उमड़ पड़ी और वह गोनू झा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरे मिथिलांचल के नौजवानों के बीच मानो हलचल मच गई थी। हर एक बेरोजगार युवक उस प्रतियोगिता की तैयारी में पूरी ताकत से जुटा हुआ था, जो 1 महीने बाद महाराज के दरबार में आयोजित होने वाली थी। पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया था कि महाराज को एक ऐसे सहयोगी की दरकार है जो रसिक हो और साथ ही असाधारण बुद्धिमत्ता का धनी भी हो। राज्यव्यापी प्रतियोगिता पूर्णिमा के दिन राजमहल में आयोजित की जाएगी। मिथिला के नवयुवकों के भीतर इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह की लहर दौड़ रही थी। कौन जानता है, अगर वे इस प्रतियोगिता में सफल हो गए तो महाराज के खास सहयोगी बन सकते हैं। उसके बाद जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। राज दरबार में विशेष स्थान मिलेगा और राजा का विश्वास पात्र बनने से सामाजिक प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लग जाएंगे। प्रतियोगिता के निर्धारित दिन राज दरबार में बड़ी धूमधाम से प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। हजारों प्रतियोगी वहां इकट्ठे हुए थे। इतने भारी संख्या में आए युवाओं को देख महाराज ने प्रतियोगिता का स्थान बदलने का आदेश दिया और इसे राजमहल के बाहरी विशाल मैदान में ले जाया गया। जैसे ही मैदान में सभी प्रतियोगी एकत्रित हो गए, महाराज स्वयं वहां पहुंचे। उनके लिए मैदान के बीचों बीच एक खुला मंच बनाया गया था। महाराज ने मंच पर चढ़कर अपना आसन ग्रहण किया और प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत का ऐलान किया गया। महाराज ने अपने सिंहासन से उठते हुए ऊंचे स्वर में घोषणा की, आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि मुझे एक ऐसे सहयोगी की तलाश है जो असाधारण बुद्धि का धनी हो। इस पद के लिए मैंने एक विशेष शर्त रखी है। मेरा सहयोगी वही बन सकता है जो आकाश में महल का निर्माण कर सके या करवा सके। इस कार्य हेतु उसे राजकोष से मनचाही धनराशि और इच्छित साधन प्रदान किए जाएंगे। यह सुनते ही मैदान में मानो सन्नाटा पसर गया। हजारों की भीड़ के बीच हर युवक स्तब्ध रह गया। भला कोई आकाश में महल बना सकता है? प्रतियोगियों के मन में हलचल मच गई। क्या महाराज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ये कैसी अव्यवहारिक शर्त है? अगर नौकरी नहीं देनी थी तो मुनादी क्यों कराई? लेकिन किसी में भी ये कहने का साहस नहीं था। सभी चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे, एक दूसरे को देखकर असमंजस में थे। कुछ युवक जो किनारे खड़े थे वे धीरे धीरे खिसकने लगे। तभी भीड़ से एक युवक रास्ता बनाता हुआ मंच के पास पहुंचा। उस युवक ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, यदि आज्ञा दें तो मैं आकाश महल बनाने का कार्य कर सकता हूं, किंतु इस कार्य का आरंभ कराने में मुझे 4 माह का समय चाहिए। महाराज चौंक पड़े। मैदान में खड़े हजारों प्रतियोगी युवक, सभी की आंखें मंच के पास खड़े युवक पर टिकी हुई थी और मंच के पास खड़ा वह युवक मुस्कुरा रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। महाराज अपने आसन से फिर उठे और मंच के किनारे तक चलकर आए। उन्होंने उस युवक को करीब से देखा। मंच के पास खड़ा युवक उन्हें आत्मविश्वासी लगा। उस युवक की आंखों में एक विशेष किस्म की चमक थी, जिसे देखकर महाराज को लगा कि जरूर यह युवक अन्य प्रतियोगियों से भिन्न है। उन्होंने युवक से पूछा, युवक, क्या तुम विश्वास पूर्वक कह सकते हो कि आकाश में महल बना लोगे? जी हाँ महाराज, युवक ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है युवक? महाराज ने पूछा। गोनू झा, युवक ने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया। महाराज उसके साहस से प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जैसे सहयोगी की जरूरत है
वह मिल गया है। अपने मन में उठते विचारों को नियंत्रित रखते हुए महाराज ने गोनू झा से पूछा, अच्छा गोनू झा, यदि 5वें महीने की पूर्णिमा से तुम्हें आकाश महल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा जाए तो क्या तुम यह कार्य आरंभ कर सकोगे? अवश्य महाराज, गोनू झा ने उत्तर दिया। महाराज ने कहा, ठीक है, और वे अपने आसन पर बैठ गए। इसके थोड़ी ही देर बाद मंच से घोषणा हुई, 4 माह बाद 5वें महीने की पूर्णिमा के दिन इसी प्रांगण में गोनू झा नामक यह मेधावी प्रतियोगी आकाश महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। इस अवसर पर सभी आमंत्रित हैं। इस घोषणा के बाद सभी प्रतियोगी अपने अपने घरों को लौट गए। राज्य भर में गोनू झा नाम के उस युवक की चर्चा होने लगी। सबको लग रहा था कि यह युवक भी सिरफिरा है। जैसे महाराज ने आकाश महल के निर्माण की शर्त रखकर अपने सन की होने का परिचय दिया है, वैसे ही गोनू झा नाम के युवक ने इस शर्त को पूरा करने की बात कहकर अपनी जान जोखिम में डाल ली है। निश्चित रूप से वह युवक इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और महाराज उसे कठोर दंड देंगे। इसी तरह की चर्चा में 4 माह बीत गए और 5वें माह की पूर्णिमा भी आ गई। राजमहल के सामने के मैदान में हजारों नर नारी उपस्थित हो गए। प्रतियोगिता में भाग लेने आए युवक भी यह देखने के लिए उस मैदान में फिर जुटे कि गोनू झा नाम का वह युवक वहां आता है या नहीं, और यदि वह आता है तो आकाश महल का निर्माण कैसे शुरू कराता है। सबको देखकर आश्चर्य हुआ कि गोनू झा पहले से ही मंच के पास एक आसन पर विराजमान है। महाराज आए। आसन पर बैठने से पहले ही वे मंच के किनारे पहुंचे। उन्हें देखकर गोनू झा अपने आसन से उठे और उनका अभिवादन किया। महाराज ने पूछा, क्यों गोनू झा, आकाश महल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए तैयार हो? जी हाँ महाराज, यदि आप आज्ञा दें। मेरे मजदूर, राजमिस्त्री सभी उचित स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आज्ञा मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक लंबी सूची महाराज के सामने प्रस्तुत की और कहा, महाराज, इस सूची में महल निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री परिमाण सहित दर्ज है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा कागज महाराज के हाथों में सौंपा और कहा, और महाराज, यह प्रस्तावित आकाश महल का नक्शा है। महाराज ने कहा, ठीक है गोनू झा, अब तुम आकाश महल का निर्माण कार्य आरंभ कराओ। गोनू झा ने अपने हाथ में एक हरे रंग की झंडी ले रखी थी। उन्होंने झंडी खोली, आसमान की ओर हाथ ऊंचा किया और जोर जोर से झंडी हिलाने लगे। महाराज और मैदान में खड़े लोग गोनू झा को अचरज भरी दृष्टि से देख रहे थे। गोनू झा अपना हाथ उसी तरह उठाए हुए मैदान में इधर उधर भाग रहे थे और जोर जोर से झंडी हिला रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख मैदान में खड़े लोगों की हंसी छूट गई। वे हंसने लगे कि तभी आसमान से आवाजें आने लगी, अरे तैयार हो जाओ, महल निर्माण का काम शुरू करो। यह आवाज लोगों ने साफ सुनी। वे आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने सुना, आकाश से ही आवाज आ रही थी, ईंटें लाओ, मसाला तैयार करो, पानी लाओ। इस बार इस तरह की आवाज आकाश में कई दिशाओं से आती प्रतीत हो रही थी। आवाज का शोर बढ़ रहा था, जिसे बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही हो। महाराज भी उस आवाज से चकित थे और आसमान की ओर देख रहे थे। तभी गोनू झा ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, मेरे कारीगर और मजदूर काम पर तैनात हैं। कृपया सूची के अनुसार निर्माण सामग्री उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। महाराज समझ गए कि उन्होंने वास्तव में एक विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को खोज निकाला है। उन्होंने कहा, गोनू झा, तुमने मेरी शर्त को पूरा कर दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने विशेष सहयोगी के पद पर नियुक्त करता हूँ। अब तुम अपने मजदूरों और कारीगरों को वापस भेज दो। जब तुम्हारी सूची के अनुसार सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी, तब हम आकाश महल का कार्य आरंभ करेंगे। अभी के लिए इसे स्थगित रखो। महाराज की यह बात सुनते ही गोनू झा ने हरे झंडे को लपेटकर एक ओर रख दिया और अपनी जेब से एक लाल रंग की झंडी निकाली। उन्होंने लाल झंडी को हवा में लहराते हुए उसी जोश के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में ईंटें लाओ, मसाला तैयार करो, काम शुरू करो जैसी आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। मैदान में इकट्ठे लोग भी धीरे धीरे वापस लौट गए।
इसके बाद महाराज ने गोनू झा को दरबार में बुलाया। वहां उनकी औपचारिक नियुक्ति की गई। महाराज ने दरबार में उनके लिए एक विशेष आसन का प्रबंध कराया और उन्हें अपने पास बैठने का आदेश दिया। दरबार की कार्यवाही जारी रही और जब सभा समाप्त हुई तब गोनू झा उठने लगे। महाराज ने स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़कर कहा, जाने से पहले एक बात बताओ गोनू झा, आकाश से जो मजदूरों की आवाजें आ रही थी वे कैसी थी? ऐसा लग रहा था मानो हर दिशा से मजदूर काम का आह्वान कर रहे हों। यह तो बड़ा ही विचित्र दृश्य था। गोनू झा मुस्कुराते हुए विनम्रता से बोले, महाराज, वे आवाजें मजदूरों की नहीं थी, वे पहाड़ी मैना और तोते थे जिन्हें मैंने पिछले 4 महीनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया था कि हरे झंडे को देखकर वे बोलने लगे और लाल झंडे को देखकर शांत हो जाए। मैंने उन्हें यहाँ लाकर पेड़ों पर छोड़ दिया था। गोनू झा की यह बात सुनकर महाराज ठहाका मारकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। गोनू झा अपनी विलक्षण चतुराई के कारण न सिर्फ मिथिला में विख्यात थे, बल्कि उनकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में भी फैल चुकी थी। मिथिला नरेश कई बार अपने दरबार में उनके संवाद कौशल की प्रशंसा कर चुके थे। हालांकि उनसे जलने वाले लोग उनके बारे में नमक मिर्च लगाकर चर्चाएं भी किया करते थे, लेकिन गोनू झा ने अपनी समझबूझ से ऐसे कारनामे किए थे जिनकी गूंज समय के साथ बढ़ती ही गई। उनमें से एक अद्वितीय कीर्तिमान था गांव में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना। अपनी असाधारण बुद्धि के चलते गोनू झा ने न केवल गांव के चोर गिरोह को पकड़वाया था, बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाई थी। जेल की सलाखों के पीछे बंद चोरों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब भी उनकी सजा की अवधि समाप्त होगी और वे जेल से बाहर आएंगे तो गोनू झा से बदला लेकर रहेंगे। सजा की अवधि पूरी हुई और जैसे ही वे जेल से बाहर निकले, वे सीधा गोनू झा के घर की ओर बढ़ चले। अंधकार धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाने लगा था। चोरों के सरदार ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और बोला, तुम लोग घर जाओ, आज की रात मैं अकेले ही गोनू झा के घर में चोरी करूंगा। जो कुछ भी मिलेगा उसमें सभी का बराबर हिस्सा होगा। एक चोर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बहस की जरूरत नहीं, गोनू झा मेरा निशाना है, उससे मुझे अकेले निपटने दो। तुम लोग घर जाओ, अपने परिवार से मिलो, मुझे अकेला छोड़ो ताकि मैं कोई चाल सोच सकूं। गोनू झा को अपने दिमाग पर बड़ा घमंड हो गया है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि वह जीवन भर याद रखे और अपनी अक्लमंदी पर इतराना छोड़ दे। सरदार की बातों पर किसी ने भी विरोध करने का साहस नहीं किया। सभी चोर अपने अपने घर की ओर चल दिए और सरदार अकेला गोनू झा के घर के पास टहलने लगा। उसने अपने कंधे पर रखी गमछी को उठाकर अपने माथे पर पगड़ी की तरह बांध लिया और वहीं इधर उधर चक्कर काटता रहा। उधर गोनू झा दरबार से लौटते समय बाजार से सब्जी खरीदकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में झोला था जिसमें उन्होंने कुछ ताजा सब्जियां रखी थी। उनकी पत्नी ने सुबह ही कह दिया था, शाम को सब्जी लेते आना, नहीं तो रात में अचार मुरब्बे से काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही गोनू झा अपने घर के अहाते की ओर मुड़ने लगे, चोरों का सरदार धीमे कदमों से उनके पास आया और बोला, राम राम पंडित जी। गोनू झा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी औपचारिकता निभाते हुए जवाब दिया, राम राम। सरदार ने चालाकी से कहा, पंडित जी, आप मुझे शायद नहीं पहचानते होंगे, पर मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आपके पड़ोसी गांव से आपकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनकर आया हूँ। मेरे गांव में भी चोरों ने उत्पात मचा रखा है। सुना है आपने अपने गांव से चोरों का सफाया कर दिया। कृपया मुझे भी कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने घर को सुरक्षित रख सकूं और गांव वालों को चोरों से बचने का कोई रास्ता सुझा सकूं। गोनू झा ने जैसे ही चोर की बातें सुनी तो उनका दिमाग तेज गति से काम करने लगा। आज ही दरबार में उन्होंने चर्चा सुनी थी कि उन्होंने जिन चोरों को पकड़वाया था, आज वे सभी कारागार से रिहा हो गए। इस अजनबी का इस तरह अचानक मिलना और चोरों से बचने की तरकीब पूछना उन्हें सामान्य नहीं लगा। मन में उमड़ रहे संदेह पर काबू पाने की कोशिश करते हुए गोनू झा ने कहा, अरे भाई, पड़ोस के गांव से आए हो तो पड़ोसी हुए कि नहीं? तब बताओ, क्या यह पड़ोसी का व्यवहार है कि दरवाजे पर खड़ा होकर बात करे? बोलो।
तरकीब भी बताएंगे और चोर का इलाज भी। लेकिन पहले तुम चलो, एक आध गिलास दूध मट्ठा जो भी घर में होगा उससे तुम्हारा अतिथि सत्कार करने दो। चोरों का सरदार बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मनमांगी मुराद मिल गई है। उसने गोनू झा से कहा, जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी। मेरे जैसा आदमी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बात यह थी कि अंधेरा फैल चुका था। गोनू झा उस व्यक्ति को अपने घर ले जाना चाहते थे कि वहां लालटेन की रोशनी में उसे अच्छी तरह देख सकें। उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति उनके साथ जितने सीधे सच्चे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, वैसा वस्तुतः वह है नहीं। दाल में जरूर कुछ काला है। दूसरी तरफ चोरों के सरदार को लग रहा था कि गोनू झा उसके झांसे में आ चुके हैं। अब जब वह उनके घर जा ही रहा है तो इससे यह फायदा अवश्य मिल जाएगा कि घर में कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। उसका अंदाज तो निश्चय ही आसानी से लग जाएगा। गोनू झा अपने बैठक में चोरों के सरदार के साथ पहुंचे और उसे आसन पर बैठाया तथा पंडिताइन को आवाज देकर लस्सी बनाने को कहा। लस्सी आ गई। तब गोनू झा ने लस्सी का लोटा थमाते हुए कहा, लो भाई, लस्सी पियो और अब बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो। ऐसा कहते हैं गोनू झा ने लालटेन की बत्ती तेज की और चोरों के सरदार की ओर देखने लगे। गोनू झा को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को उन्होंने कहीं देखा है, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कहां और कब। चोरों के सरदार ने पुनः अपनी वही बात दोहराई और घर में इधर उधर देखते हुए लस्सी पीने लगा। अचानक गोनू झा को याद आया, अरे ये तो वही आदमी है जिसको उन्होंने अपने घर में पलंग के नीचे चोरी की मंशा से छुपे रहने पर एक रात पड़ोसियों को बहुत चालाकी से पुकार कर पकड़वाया था। बस फिर क्या था। उन्होंने क्षण भर में समझ लिया कि यह चोर उनसे बदला लेने के इरादे से ही आया है। उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं होने दिया और कहा, अच्छा हुआ भाई तुम यहाँ आ गए। मुझे लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारी मदद तो बाद में होगी, मेरी तो समझो कि हो गई। चोरों का सरदार गोनू झा की बात सुनकर चकरा गया। अरे ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? मैंने क्या मदद कर दी आपकी? गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई इतनी सी बात भी नहीं समझे। सचमुच तुम बड़े भोले हो। अरे जब चोरों का उत्पात पड़ोस के गांव में हो रहा है तो क्या चोर जिंदगी भर उसी गांव में चोरी करेंगे? एक दो दिन में किसी दूसरे गांव में जाएंगे कि नहीं? पड़ोस के गांव से निकलकर वे इस गांव में भी तो आ सकते हैं। बोलो है कि नहीं? चोरों के सरदार ने हामी भर दी। वह मन ही मन इस बात पर प्रसन्न हो रहा था कि गोनू झा उसे भोला समझ रहे हैं। गोनू झा ने कहा, चोरों से बचाव का सबसे सीधा और सरल तरीका है कि घर की कीमती चीजों को एक जगह एकत्रित करके उसकी थैली बना लो और उसे ऐसी जगह रखो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सके कि ऐसी जगह पर कोई कीमती वस्तु, नकदी और जेवरात आदि भी रख सकता है। मैं तो आज ही अपने घर की तमाम चीजें एकत्रित कर ऐसे ही किसी सुरक्षित स्थान पर रखाऊंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। थोड़ी देर की छपी के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के आसपास कोई पेड़ तो होगा? अपने घर की कीमती वस्तुएं एक थैली में रखकर पेड़ की किसी डाल में अच्छी तरह बांध दो और पेड़ की कुछ पतली टहनियां खींच मछोड़कर उस पर इस तरह झुका दो कि किसी की नजर भी वहां पड़े तो थैली उसे दिखाई न पड़े। चोरों का सरदार बहुत खुश हुआ। गोनू झा ने कहा, चलो भैया अब तुम भी अपने गांव का रास्ता लो। रात गहरा रही है, अंधेरे में रास्ता सूझता नहीं है। जितनी जल्दी हो अपने घर पहुंचो। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ चोरी से बचने की तरकीब सीखते रहो और उधर चोर तुम्हारे घर पर हाथ की सफाई दिखा दे। चोरों का सरदार आसन से उठा और गोनू झा को नमस्कार कर वहां से चल दिया। गोनू झा की आंखें उसकी पीठ से चिपकी रही। वे समझ रहे थे कि चोर कहीं जाएगा नहीं, और हुआ भी ऐसा ही। गोनू झा के मकान से सटे जो गली थी, चोर उसमें मुड़ गया। ये गली गोनू झा के मकान के पिछवाड़े तक जाती थी। गोनू झा के मकान के पिछवाड़े में आम लीची का बागान था। इस बागान में अमरूद, करौंदा, नींबू आदि के पेड़ थे। गली मकान से इतनी सटी हुई थी कि घर में होने वाली बातें कोई भी गली से गुजरने वाला व्यक्ति सुन सकता था। दरअसल यह गोनू झा की निजी गली थी जो बागान में पहुंचने के लिए बनाई गई थी। स्थिति को भांप चुकने के बाद गोनू झा ने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से कहा, जानती हो पंडिताइन, ये जो भला आदमी आया था वह बता रहा था
कि पड़ोस के गांव में चोरों का उत्पात शुरू हो गया है। निकालो अपने जेवर सारे के सारे, और देखो मेरे बक्से में जितनी भी नकदी है उसे भी सब लाओ जल्दी से। अभी मैं उन्हें बगीचे में ले जाऊंगा और सुरक्षित स्थान देखकर छुपा आऊंगा। चोरों का क्या भरोसा, आज उस गांव में तो कल इस गांव का रुख करेंगे ही। पंडिताइन चकित होकर बाहर आई और कुछ पूछने को उद्यत हुई तो गोनू झा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चोर कहीं गया नहीं था। गली में गोनू झा के कमरे की खिड़की के पास दुबक कर कमरे में होने वाली बातें सुन रहा था। इस बात का एहसास गोनू झा को भी था। गोनू झा अपनी जगह से उठे और चीख कर पूछा, पंडिताइन वह बड़का चद्दर कहाँ है? खोज रहे हैं तो मिलबे नहीं करता है। अरे भगवान, सामान तो ठीक से रखा करो कि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। पंडिताइन उनकी बात सुनकर खींच उठी और तड़क कर बोली, ये अचानक आपको क्या हो गया? इतना काहे गरज रही हैं? कौन चद्दर चाहिए? गोनू झा उसी तरह गुस्से में झल्लाते हुए ऊंची आवाज में बोले, सारी रामायण पढ़ गए और सीता किसकी जोरो? अब हम तुमसे कुछ नहीं बताएंगे। मुझे करने दो जो कर रहा हूं। बस अब कुछ बोलना नहीं। चोरों के सरदार ने घर से आ रही अजीब सी हलचल की आवाजें सुनी। करीब 1 घंटे तक ये खटपट बीच बीच में होती रही। फिर उसने देखा कि गोनू झा अपने सिर पर एक भारी पोटली उठाए बगीचे की ओर बढ़ रहे हैं। चोरों का सरदार दीवार से सटकर खड़ा हो गया, जैसे हवा भी उसकी उपस्थिति का पता न लगा पाए। गोनू झा बगैर रुके सीधे बगीचे में चले गए। सरदार ने वहां की गतिविधियों पर अपनी निगाहें जमाए रखी। उसने सुनी पत्तियों की खड़खड़ाहट, मानो कोई उन्हें मसल रहा हो, और फिर एक आवाज जैसे कोई ऊंचाई से कूद पड़ा हो। सरदार ने मन ही मन अनुमान लगाया कि गोनू झा के सिर पर जो पोटली थी उसमें उनके घर का बहुमूल्य सामान, गहने और नकदी हो सकती है, जिसे उन्होंने किसी पेड़ पर चढ़कर एक ऊंची डाल पर बांध दिया होगा और फिर नीचे कूदकर वापस अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे होंगे। यह सोचते हुए वह तेजी से गली के बाहर चला गया। उसका अंदाजा सही निकला। कुछ ही पलों बाद गोनू झा बगीचे से निकलकर गली में आए और सीधे अपने घर के अंदर दाखिल हो गए, दरवाजा बंद करते हुए। गोनू झा के बगीचे में एक विशाल आम का पेड़ था, जिस पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लगा हुआ था। इसका उन्हें पहले से ही पता था। उनके सिर पर जो पोटली थी उसमें घर का बेकार कचरा भरा था, जिसे उन्होंने बगीचे के कोने में बने गड्ढे में फेंक दिया था। घर के अंदर आकर उन्होंने जोर से कहा, अरे पंडिताइन, अब क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हारे गहनों को मैंने सुरक्षित जगह पर रख दिया है, उसके लिए तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वह चोर के कानों तक भी पहुंच गई। रात पूरी तरह शांत थी, सिर्फ झींगुरों की धीमी झनझनाहट गूंज रही थी। गोनू झा को पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट गए और लालटेन की लौ धीमी कर दी। रात का 3रा पहर बीत चुका था जब बगीचे से जोर की धप्प की आवाज आई और फिर किसी की चीख गूंजी, बचाओ, बाप रे! गोनू झा को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। उन्होंने पंडिताइन को जगाया, हाथ में एक लाठी ली और पंडिताइन से कहा कि वह लालटेन लेकर साथ चलें। बगीचे में पहुंचकर जो दृश्य देखा वह हास्यास्पद था। चोर जमीन पर घिसट रहा था, दर्द से तड़पता हुआ। गोनू झा समझ गए कि चोर पेड़ पर चढ़ा होगा और मधुमक्खियों के छत्ते को गहनों की पोटली समझकर नोचने की कोशिश की होगी। जाहिर है मधुमक्खियों ने हमला कर दिया होगा और दंग खाने के बाद वह पेड़ से गिर पड़ा होगा। उसका एक पैर शायद टूट चुका था, इसलिए वह बेतहाशा घिसटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मधुमक्खियों का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था और वे उस पर लगातार हमला कर रही थी। गोनू झा ने सूखी पत्तियों का एक ढेर इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। कुछ ही समय में धुएं के कारण मधुमक्खियां उड़ गई। इसके बाद गोनू झा ने पड़ोसियों को आवाज दी। सभी लोग जाग गए और बगीचे में आ गए। गोनू झा ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया और फिर चोर को पकड़ लिया गया। चोर के एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए लोगों ने उसकी पिटाई नहीं की। चोर को पकड़ने से पहले गोनू झा ने उसके सरदार से कहा, क्यों भाई, मैंने कहा था ना कि चोर का इलाज भी बताऊंगा। कैसा लगा इलाज? जय राम जी की। गोनू झा का पड़ोसी था राम खिलौना।
जो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके आचरण से वह समाज के निम्नतम स्तर पर आ चुका था। उसके पिता ने उसे शिक्षित करने का अथक प्रयास किया, परंतु वह गुरुकुल जाने के बजाय बाग बगीचों में उधम मचाता रहता। पेड़ों पर चढ़ना उतरना उसका प्रिय खेल था और गांव के अन्य बालकों के संग वह दिन भर उधम मचाने, शरारतें करने और आवारागर्दी में खो जाता। इस प्रकार उसकी उम्र बीती। न वह खेती बाड़ी के काम में निपुण हुआ, न ही पशुओं की देखभाल में। उसके पिता के जीवित रहते उसे भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनके निधन के बाद राम खिलौना एक एक दाने को तरसने लगा। उसकी दयनीय स्थिति देखकर गांव वालों ने कुछ समय तक उसकी सहायता की, परंतु कोई कितने दिनों तक मदद कर सकता है। जब गांव में सूखा पड़ा और बारिश नहीं हुई, तब उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी बीच संयोगवश गोनू झा का हरवाहा विप्ता बीमार हो गया। उसे पहले हल्का बुखार हुआ और सही इलाज न मिलने के कारण वह बुखार मियादी बुखार में बदल गया। वैद्य ने बताया कि उसे ठीक होने में कम से कम 21 दिन लगेंगे और फिर भी उसे परहेज करना पड़ेगा। उसे कोई भारी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए जब तक वह पूर्णतः स्वस्थ न हो जाए। विप्ता की बीमारी ने गोनू झा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। एक ओर दरबार के समय पर पहुंचने की बाध्यता थी और दूसरी ओर गाय बछड़ों और खेत खलिहान की देखभाल का बोझ भी था। गोनू झा का भाई भोनू झा स्वभाव से स्वतंत्र था। जब मन करता तभी वह कोई काम करता, अन्यथा गांव में घूमता रहता। गोनू झा की पत्नी पंडिताइन बथान के काम में उसकी सहायता करती थी, परंतु गाय बछड़ों को चारा काटने, घास लाने, सानी पानी तैयार करने और गोबर से उपले बनाने जैसे काम इतने अधिक थे कि वह अकेले नहीं संभाल सकती थी। घर का काम भी पूरी तरह पंडिताइन पर निर्भर था। वह सुबह सबसे पहले उठती, स्नान कर पूजा करती और जब वह जलपान बना रही होती तब गोनू झा जागते। उसके बाद शुरू होती उनकी फरमाइशें और पुकार। पंडिताइन को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक गोनू झा दरबार के लिए रवाना नहीं हो जाते। फिर घर के चक्की पिसाई, कपड़े धोने और रसोई के कामों में दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। विप्ता के होते हुए उन्हें बथान और खेत खलिहान की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब जब विप्ता बीमार था और पिछले 2 दिनों से नहीं आ रहा था, तो गोनू झा के घर और खेतों के सभी काम अधूरे पड़े थे। पंडिताइन ने कहा, विप्ता के होने से पता भी नहीं चलता था कि काम कैसे हो जाता था। सही ही कहा गया है कि किसी के अनुपस्थित होने पर ही उसकी वास्तविक काबिलियत का पता चलता है। राम खिलौना, जो जीवन भर लहेरा की तरह रहा था, पहली बार जीवन में गंभीर होकर काम करने की कोशिश में जुट गया। एक तो पंडिताइन का स्वभाव, दूसरा गोनू झा का व्यवहार उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसके काम टालने, अहमक की तरह जीने और दूसरों से मांग छांग कर खाने की प्रवृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया और 2-3 दिनों में ही उसने बथान का काम संभाल लिया। गोनू झा निश्चिंत हुए। पंडिताइन ने संतोष की सांस ली। विपता का बुखार 1 महीने से ज्यादा रहा। उन दिनों व्याधिग्रस्त व्यक्ति को बुखार रहते भोजन कदापि नहीं दिया जाता था। बुखार उतरने के बाद भी विपता की हालत जर्जर थी। किसी का सहारा लेकर बिस्तर से उठता और कोई सहारा देता तो बिस्तर पर लेट पाता। 8-10 कदम चलता कि हाँफने लगता। गोनू झा जब भी समय मिलता उसे देखने चले जाते, उसके पथ्य की व्यवस्था करते और लौट आते। विपता की हालत ऐसी नहीं थी कि 2-3 महीने से पहले ठीक हो जाए। बथान का काम राम खिलौना ने संभाल लिया था, इसलिए गोनू झा चाहते थे कि विपता पूरी तरह ठीक हो जाए तभी काम पर लौटे। उधर राम खिलौना का मन पूरी तरह काम में रम गया था। उसे लगता कि काम ही क्या है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम मन लगा के काम कर लिया जाए तो पूरे दिन मटर गश्ती की छुट्टी। मटर गश्ती करते हुए जहां हरी घास दिख जाए गढ़ लिया और लौट आए। दिन में भी भर पेट भोजन और रात में भी पेट भर भोजन। खाना कहाँ से आएगा इसकी कोई चिंता नहीं है। अब किसी से रोटी मांगने की कल्पना से भी शर्म आती राम खिलौना को। महीने भर में ही गोनू झा और पंडिताइन के साथ रहते हुए राम खिलौना के सोचने का तरीका बदल गया था। उसका स्वाभिमान जाग गया था। गोनू झा ने भी देखा कि राम खिलौना पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने सोचा कि विपता आ जाए तो उसे बथान के काम में लगा देंगे और राम खिलौना को खेत खलिहान की जिम्मेदारी सौंप देंगे। लड़का मेहनती है,
जल्दी सीख जाएगा खेत खलिहान का काम भी। विप्ता अभी बीमारी से उठा है, उसे खेत पथार का काम देना ठीक नहीं होगा। जब विप्ता पूरी तरह स्वस्थ होकर गोनू झा के घर आया, तब गोनू झा ने राम खिलौना से खेत का काम संभालने और बथान का काम विप्ता को सौंप देने को कहा, तो राम खिलौना के पांव के नीचे से मिट्टी खिसकती महसूस हुई। वह बथान के काम में पूरी तरह निपुण हो गया था, अपना काम पूरे मनोयोग से करता था। पंडिताइन को चाची चाची कहता था, लेकिन माँ की तरह सम्मान देता था। उसे समझ में नहीं आया कि उससे कहाँ भूल हो गई कि गोनू झा उसे बथान के काम से हटाकर खेत पथार का काम संभालने को कह रहे हैं। उस समय तो वह चुप रहा, मगर दूसरे दिन उसने गोनू झा से कहा कि वह खेत का काम नहीं करेगा। उसे मेहनताने के रूप में गोनू झा एक गाय दे दें तो वह उसकी सेवा करते हुए अपनी रोटी भी जुटा लेगा और गाय की सेवा का लाभ भी उसे मिलेगा। आखिर ब्राह्मण कोई निखित काम तो कर नहीं सकता ना। गोनू झा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। गोनू झा उसे खेती किसानी का महत्व समझाते रहे। उत्तम खेती, मध्यम वान निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। लेकिन राम खिलौना के मन में असंतोष भरा हुआ था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गोनू झा उसे बथान के आरामदायक काम से जबरन हटाकर खेत में पसीना बहाने को मजबूर कर रहे हैं, मानो वह किसी बैल की तरह खेतों में जुतने जा रहा हो। वह अपने आत्मसम्मान को आहत महसूस कर रहा था और इसी कारण भीतर से बेहद व्यथित था। गोनू झा राम खिलौना के इस आक्रोश को भली भांति समझ रहे थे। वह उसकी अंदरूनी संघर्षों को भांप सकते थे, फिर भी विप्ता को काम पर लगाना आवश्यक था। विप्ता तो उनके घर में 10 साल की उम्र से ही सेवा कर रहा था, मानो घर का एक अभिन्न सदस्य बन चुका हो। जब राम खिलौना की जिद थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो गोनू झा ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, गाय नहीं तो एक बछिया ले जाओ, चलो बथान में जाकर कोई चुन लो। राम खिलौना ने चौंकते हुए पूछा, बछिया मतलब गाय की बच्ची? इसका मैं क्या करूंगा? तब गोनू झा ने चतुराई से कहा, अगर तुम्हें बछिया इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वह गाय की बच्ची है, तो जाओ बथान में ऐसी गाय चुन लो जो कभी बछिया न रही हो। राम खिलौना को चुपचाप बथान ले जाया गया, जहां गोनू झा ने उसे कहा, अब चुन लो जो भी मन हो। राम खिलौना ने एक सुंदर गाय की पीठ पर हाथ फेरा। तभी गोनू झा ने हंसी में पूछा, क्या यह ऊंट की बच्ची है? राम खिलौना को बात का मर्म समझ में आ गया। जो भी गाय थी वे सभी तो कभी बछिया ही थी। उसकी उदासी और गहराई में डूब गई। वह एक एक गाय के पास जाता, उन्हें प्यार से सहलाता और गायें उसके स्पर्श से पुलकित होकर उसे चाटने लगती। गोनू झा ने देखा कि बथान की सभी गायें राम खिलौना के स्पर्श से खुश हो रही थी। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी यह नहीं कहा था कि तुम बथान में मत आना। अरे पगले, विप्ता अभी अभी बीमारी से उभरा है, वह खेत में काम करने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें खेत की जिम्मेदारी दी थी। राम खिलौना का चेहरा अब खिल चुका था, उसकी उदासी छंट गई और वह मुस्कान के साथ गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चूमने लगा। गोनू झा मुस्कुराते हुए बथान से बाहर निकले। राम खिलौना उनके पीछे पीछे चला और बोला, पंडित जी चलिए पहले सामने वाले खेत में हाथ लगाते हैं। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम जैसे चाहो वैसे काम करो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा और अपनी गाय बछिया पर भी नजर रखना। राम खिलौना को जैसे पूरी दुनिया मिल गई। गोनू झा वहां से चल दिए और राम खिलौना वापस बथान में जाकर गाय की पीठ सहलाने लगा। गोनू झा आनंद मग्न होकर मिथिला नरेश के दरबार से लौट रहे थे। महाराज ने उन्हें एक शानदार भैंस उपहार स्वरूप दी थी, जो न केवल खूब मोटी ताजी थी बल्कि दूध भी भरपूर देती थी। गोनू झा गर्व से भैंस की रस्सी पकड़कर मस्त चाल में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात बचपन के मित्र रूपलाल से हो गई, जो उनके पड़ोसी भी थे। हालांकि जब से गोनू झा ने मिथिला नरेश के दरबार में काम करना शुरू किया था, तब से उनका रूपलाल से मिलना कम हो गया था। रूपलाल गोनू झा की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर उनसे ईर्ष्या करने लगा था। वह अक्सर उनकी पीठ पीछे उनकी आलोचना करने से नहीं चूकता था। कभी कभी वह लोगों से कहता, अरे गोनू तो कल तक रोटी के लिए दर दर भटकता था, उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी,
मैंने कई बार उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाया है। आखिर वह मेरा बचपन का सखा जो ठहरा। गोनू झा को ये बातें सुनकर बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये सारी बातें सच थी। उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताया था और कई बार भूखे पेट सोना पड़ा था। और यह भी सत्य था कि रूपलाल ने उन्हें कई बार अपने घर बुलाकर खाना खिलाया था। रूपलाल को देखकर गोनू झा ने खुशी से उसका हालचाल पूछा। रूपलाल ने औपचारिकता निभाते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी निगाहें गोनू झा की नई भैंस पर ही अटकी रहीं। उसने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में पूछा, अरे भाई गोनू, ये भैंस कितने में खरीदी? गोनू झा ने हंसते हुए सहजता से उत्तर दिया, अरे भैया रूपलाल, अभी मेरी इतनी औकात नहीं हुई कि भैंस खरीद सकूं। ये तो आज महाराज ने मुझे मेरी बातों से खुश होकर भेंट में दी है। अब मैं भी तुम्हारी तरह घर में दूध, दही, घी, मक्खन का आनंद ले सकूंगा। रूपलाल भी गोनू झा के साथ उनके घर तक आया, जहां गोनू झा भैंस के लिए बटा गाड़ने लगे। रूपलाल को यह लगा कि गोनू झा उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए वह बहाना बनाकर बोल उठा, घर पर कुछ काम है जिसे निपटाना जरूरी है। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, अगर काम जरूरी है तो पहले उसे निपटा लो, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। लेकिन रूपलाल ने इसे भी अपनी तौहीन समझा। उसने मन ही मन सोचा, गोनू झा एक भैंस क्या पा गया कि खुद को बड़ा समझने लगा। इतने दिनों बाद मैं उसके घर आया, उसने पानी तो दूर, बैठने तक के लिए नहीं कहा। वह अंदर ही अंदर जलते हुए अपने घर की ओर चला गया। घर में भैंस आ जाने से गोनू झा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वे राज दरबार जाने से पहले भैंस की कुट्टी सानी लगाते, पानी पिलाते और शाम को दरबार से निकलते ही सीधे घर आते और भैंस को नहलाने धुलाने और उसकी कुट्टी सानी करने में लग जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था थी तथा अच्छे रखाव वाले मवेशियों की एक प्रतियोगिता भी थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में मिथिला नरेश की भैंसें भी शामिल हुई और रूपलाल की भैंसें भी, लेकिन गोनू झा की भैंस को स्वास्थ्य और रखरखाव दोनों ही दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से रूपलाल क्षुब्ध हो गया और उसने एक कुटिल चाल चल दी। रूपलाल ने मिथिला नरेश की भैंसों के साथ प्रतियोगिता में आए मवेशी अधिकारी के कान भरते हुए कहा कि इस पुरस्कार से गोनू झा इतराने लगा है और अपने को महाराज से भी ज्यादा समझदार समझने लगा है। कह रहा था कि भैंस पालना सबके बूते की बात नहीं। देख लिया ना, महाराज की भैंस भी मेरी भैंस का मुकाबला नहीं कर पाई। रूपलाल ने ग्रामीणों के कान में भी यह बात दोहराई और मेले से अपनी भैंस लेकर अपने घर लौट आया। गांव में बात फैलते देर नहीं लगती। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में गोनू झा की भैंस के अव्वल आने की खबर फैली तो उतनी ही तेजी से यह बात भी फैली कि गोनू झा कहते हैं कि भैंस पालने की ताकत तो महाराज में भी नहीं है। ये चर्चा फैली तो महाराज तक भी पहुंची। मिथिला नरेश को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि गोनू झा उनके बारे में ऐसी बात भी कहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पशु अधिकारी से पशु मेले के बारे में जानकारियां हासिल की, तब उस अधिकारी ने भी गोनू झा की भैंस के अव्वल आने और गोनू झा द्वारा अकड़ में आकर महाराज के विरुद्ध टिप्पणी करने की बात बताई। अब मिथिला नरेश को अपने अधिकारी की बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहा। गुप्तचरों से तो उन्हें पहले ही गोनू झा के गांव में फैली चर्चा के बाबत जानकारी हो चुकी थी। क्रोध में आकर मिथिला नरेश ने गोनू झा की भैंस को मरवा देने का आदेश अपने खास प्रहरियों को दे दिया। इस बीच गोनू झा को भी गांव में उड़ी अफवाह का पता चल चुका था। वे इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते, उससे पहले ही उनकी भैंस मरवा दी गई। गोनू झा सख्ते में आ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं। चमार को बुलाकर उन्होंने भैंस की खाल उतरवा ली और भैंस के शव को खेत में गड़वा दिया। भैंस की खाल को लेकर गोनू झा गांव के सरहद के पार पहुंचे और वहां एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया। वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते कि जब तक इस भैंस को मरवाने वालों से वे बदला नहीं लेंगे, तब तक रात को चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अमावस की रात आई। गोनू झा पेड़ पर चढ़े हुए थे कि कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गोनू झा ने ऊपर से ही अनुमान लगाया
कम से कम 4 चोर होंगे। चोरों में से एक ने डिबरी जला ली और डिबरी की हल्की रोशनी में वे चोरी का माल आपस में बांटने लगे। गोनू झा भैंस की खाल थामे थोड़ा सा झुककर यह देखने की कोशिश करने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। गोनू झा के झुकते ही चोरों ने एक थैली पलटी और थैली से अशर्फियां गिरने लगी। छन छन छनाक, छनन छनन। अशर्फियों की दमक से गोनू झा विस्मित हो गए और डाल से उनका पांव फिसल गया। पेड़ से गिरने से बचने की कोशिश में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने भैंस की खाल छोड़ दी और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये सब इतनी तेजी से घटित हुआ कि गोनू झा को भी समझ में नहीं आया कि क्या कुछ घटित हो गया। भैंस की खाल पेड़ पर धूप में सूख कर खड़ी हो चुकी थी। गोनू झा के हाथ से छूटते ही ये खाल पेड़ की डाल पर पत्तों से टकराती अजीब आवाज पैदा करती हुई चोरों पर गिरी। चोर इसे प्रेत लीला समझकर वहां से डरकर सिर पर पैर रखकर भागे। गोनू झा ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे हैं और अंततः घने अंधकार में विलीन हो गए। काफी देर तक गोनू झा पेड़ की डाल पर बैठे अपने को संयत करते रहे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएंगे, तब उन्होंने चोरों का असबाब देखा जिसके बंटवारे के लिए पेड़ के नीचे एकत्रित हुए थे। गोनू झा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके सामने स्वर्ण मुद्राओं की ढेर सी लगी थी और जेवरों की थैलियां पड़ी थी। गोनू झा के सामने समस्या थी कि यह धन वे कैसे लेकर अपने घर जाए। अंततः उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसके गले वाले भाग को बांधकर उसमें सारा धन समेट लिया और फिर अच्छी तरह गांठ लगाकर सिर पर रख लिया और अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते पहुंचते सवेरा होने लगा। पेड़ों पर चिड़ियों का कलरव शुरू हो गया। घर पहुंचने पर गोनू झा ने संतोष की सांस ली कि उन्हें रास्ते में किसी ने देखा नहीं। गोनू झा ने मन ही मन सोचा कि यह ईश्वरीय कृपा ही है कि उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया है। अनायास ही अब उनके मन में यह जिज्ञासा पनपी कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं कितनी है, यह जान ले। जेवरों की एक पोटली बनाकर उन्होंने संदूक में रख लिया और स्वर्ण मुद्राओं का परिमाण देखकर उन्हें लगा कि यदि इन्हें वे गिनने में लग जाएंगे तो दिन ढल जाएगा, तब भी शायद गिनती पूरी न हो। यदि इन स्वर्ण मुद्राओं को तौल लिया जाए तो काम चल जाएगा। ये विचार मन में आते ही उनके सामने समस्या आई कि तौलें तो कैसे तौलें, घर में तो तराजू ही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो रूपलाल के घर से तराजू ले आते हैं, उसके पास तराजू जरूर होगा। लहना पसारी का उसका काम है, उस्तैनी तरह तरह के तराजू हैं उसके पास। रूपलाल का ख्याल उनके मन में 2 कारणों से आया। एक तो रूपलाल उनका बाल सखा है, दूसरा यह कि उसका घर उनके घर से महज 1 फरलांग की दूरी पर है। मन में तराजू का ख्याल आते ही गोनू झा रूपलाल के घर की ओर चल दिए। रूपलाल उस समय अपनी भैंसों के लिए चारा तैयार करने में लगा था। गोनू झा को अपने घर आया देखकर वह कुछ चकित सा हुआ और आगे बढ़कर पूछा, क्यों भाई गोनू, इतने सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें छड़ी हुई हैं, रात भर सोए नहीं क्या? गोनू झा ने कहा। रूपलाल, तुमने ठीक कहा, रात को सोया नहीं। अभी तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूं, चैन से बैठूंगा तो बातें करूंगा। रूपलाल तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। वह शंकालू तो था ही मन सोचने लगा, आखिर क्या बात है? गोनू झा रात भर सोया नहीं और सवेरे सवेरे तराजू लेने आ गया। आखिर वह रात में जगा क्यों? तराजू पर इतने सब्रे क्या तौलेगा? अपने संदेह की प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी ले तराजू की पेंदी में यह सोचकर लगा दिया कि गोनू झा इस तराजू से जो कुछ भी तौलेंगे उसका कुछ अंश उसमें जरूर चिपक जाएगा। उसने गोनू झा को तराजू और बाट दे दिए। गोनू झा तराजू और बाट लेकर अपने घर आ गए। स्वर्ण मुद्राएं तौलकर उन्होंने उन्हें एक छोटी बोरी में भरकर संदूक में रखा तथा तराजू वापस करने के लिए चले तो देखा कि तराजू के पेंदे में एक स्वर्ण मुद्रा चिपक गई है। उन्होंने समझ लिया था कि रूपलाल ने तराजू के पेंदे में ले लगाई है। शायद वह यह जानने को उत्सुक था कि मैं क्या तौलूंगा। गोनू झा की होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई और उन्होंने तराजू के पेंदे में स्वर्ण मुद्रा को ठीक से चिपकाया और तराजू रूपलाल को लौटा आए। गोनू झा को विश्वास था कि अब स्वर्ण मुद्राएं तौले जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वे जानते थे
कि बचपन से ही रूपलाल के पेट में कोई बात पचती नहीं है। उसके पास जो भी नई सूचना होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने में उसे आनंद आता है। और गोनू झा चाहते थे कि गांव वालों को जानकारी मिले कि गोनू झा के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। हुआ भी यही। दिन चढ़ते ही गोनू झा के पास बधाई देने के लिए लोग आने लगे। उनका मकसद बधाई देना कम, ये जानना जरूरी था कि आखिर गोनू झा के पास इतना धन आया तो आया कहां से कि स्वर्ण मुद्राएं गिनने की जगह उन्हें तौलना पड़ा। रूपलाल भी उन जिज्ञासुओं में था। गोनू झा ने अपने दरवाजे पर खड़े ग्रामीणों को देखा तो मन ही मन सोचने लगे, ये वही लोग हैं जिनके द्वारा उड़ाई गई अफवाह के चलते उनकी प्यारी भैंस को महाराज ने मरवा दिया। अंततः रूपलाल ने जब उनसे बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर धन का रहस्य जानना चाहा, तब गोनू झा बोले, भाई रूपलाल, तुमसे क्या छुपाना। भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत भाती है और वह भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता था। कल अमावस की रात को वह पिशाच मुझे मिल ही गया और उसके बाद उसने मुझसे भैंस की खाल लेकर मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी। उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खालें देने को कहा, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है तथा वह प्रत्येक बाराती को एक एक खाल देने का फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खालों के लिए वह मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई भैंस तो है नहीं कि उन्हें मारकर पिशाच को बेच आऊं, इसलिए जो मिल गया उसी से संतोष कर रहा हूं। वैसे भी कहते हैं कि लालच बुरी बला है। ग्रामीणों को तो मानो खजाने की चाबी मिल गई। सभी खुश खुश लौटे। गोनू झा को ग्रामीणों की चाल देखकर समझ में आ गया कि वे जो चाहते थे वह हो गया। दूसरे दिन पूरे गांव में दूध के लिए हाहाकार मच गया। गांव की जितनी भैंसें थी मारी जा चुकी थी। खालें उतारकर इन भैंसों को खेतों में दफना दिया गया था। गोनू झा तक बात पहुंची तो वह बुदबुदाए, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गुनगुनाने लगे, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। गोनू झा ने देखा ग्रामीणों का झुंड रोज रात को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास हाथ में भैंसों की खाल लेकर जाता और सुबह तक इंतजार करने के बाद लौट आता। इनमें रूपलाल भी था। गोनू झा उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते और मस्ती में आकर गुनगुनाने लगते, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। अंततः अमावस्या की वो रात भी गुजर गई, लेकिन गांव में किसी भी राक्षसी शक्ति ने आकर भैंस की खाल खरीदने की जहमत नहीं उठाई। बरगद के वृक्ष के चारों ओर का वह गहन मौन जैसे वहीं जम गया था। दूसरी अमावस्या भी इसी प्रकार बीत गई और तब गांव वालों को महसूस होने लगा कि वे ठगे गए हैं। दूध की किल्लत ने गांव में हाहाकार मचा रखा था और चारों ओर खेतों में सड़ रही भैंसों की दुर्गंध से वातावरण दूषित हो उठा था। ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे चुका था। आक्रोश और हताशा में भरे हुए ये लोग अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थे। वे समूह बनाकर मिथिला नरेश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जा पहुंचे। गांव वालों ने महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के बहकावे में आकर हमने अपनी भैंसों की बलि दे दी है और अब गांव में दूध की कमी हो गई है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे दूध के बिना बिलख रहे हैं। साथ ही सड़ती हुई भैंसों के शवों के चलते पूरे गांव में महामारी का खतरा मंडरा रहा है। महाराज को गोनू झा पर बेहद गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल प्रहरी भेजकर गोनू झा को दरबार में तलब किया। गोनू झा पहले से ही मानसिक रूप से इस परिस्थिति के लिए तैयार थे। दरबार में पहुंचने पर महाराज ने उनसे गांव वालों के आरोपों का जवाब मांगा। गोनू झा ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इनसे पूछिए कि क्या मैंने इन्हें भैंसों की बलि देने का परामर्श दिया था। ये लोग मुझसे मेरे धन के स्रोत के बारे में जानना चाहते थे और मैं उन्हें भैंस की खाल वाली एक कहानी सुनाई। कल्पना का उत्तर कल्पना से ही दिया। साथ ही मैंने बार बार इन्हें सचेत किया कि लालच बुरी बला है, लेकिन इन लोगों को भूत प्रेत और पिशाचों पर गहरा विश्वास है, जो अंधविश्वासों में फंसे हैं। अब आप ही बताइए महाराज, क्या मैं इनके कर्मों के लिए उत्तरदायी हूं? यदि आप मुझे दोषी मानते हैं तो जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं।
महाराज ने ग्रामीणों की ओर देखा। सभी की नजरें शर्मिंदगी में झुकी हुई थी। महाराज को समझ में आ गया कि गांव वालों ने अपनी ही लालच में अपनी भैंसों को खो दिया है। उन्होंने गोनू झा को ससम्मान जाने दिया और गांव वालों को उनकी मूर्खता के लिए कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद महाराज ने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की और गोनू झा अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए घर लौट चले। लालच बुरी बला है भैया, लालच बुरी बला।